Good morning, students. Myself, Ronak Priya, welcomes you to the daily news feed of दिया देवघर IAS Academy. आज हम 26 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ की तरफ. आज का फर्स्ट न्यूज़ है द ग्रेट अबांडनमेंट ऑफ अफगानिस्तान. राइट? The great abandonment of Afghanistan. We can relate this topic with GS paper 2 of the syllabus. India and its bilateral relations. Basically, इस आर्टिकल में प्रेजेंट सिनेरियो, जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है, प्रेजेंट सिनेरियो है अफगानिस्तान का, वो बताया गया है. और ऐसे केस में इंडिया को क्या स्टेप लेना चाहिए. क्या अफगानिस्तान को तटस्थ छोड़ देना चाहिए, अफगानिस्तान से एंगेजमेंट बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, या अपने टॉक्स को कंटिन्यू रखना चाहिए. ये दोनों एस्पेक्ट को इस आर्टिकल में डील किया गया है. सो लेट्स सी इट वन बाय वन. प्रेजेंट सिनेरियो. प्रेजेंटली जो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है, राइट, और तालिबान सरकार के अंतर्गत जो प्रेजेंटली अफगानिस्तान में हो रहा है उसको कहते हैं जेंडर अपार्थीड. जेंडर अपार्थीड. नाउ व्हाट इज दिस जेंडर अपार्थीड? इट इज बेसिकली द डिनायल ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स टू विमेन. विमेन को उनका जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो डिनाई किया जा रहा है. जैसे दे आर डिनाइड द बेसिक राइट टू एजुकेशन, दे आर डिनाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. पब्लिक स्फेयर में विमेन रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल जीरो है तालिबान सरकार के अंतर्गत. ठीक है, तो बेसिकली वहां पर जेंडर अपार्थीड हो रही है. इतना उनके ऊपर जो टॉर्चर किया जा रहा है, फिर भी उसको क्या किया गया है, अबांडन कर दिया गया है, उसको उसके हाल पर छोड़ दिया गया है. तालिबान सरकार के अगेंस्ट में जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी सिर्फ अपना सेल्फिश मोटिव्स देख रही हैं, वो भी ह्यूमन राइट वायलेशन के खिलाफ आवाज नहीं उठा रही हैं. राइट? लेकिन ऐसा नहीं है कि तालिबान गवर्नमेंट इज न्यू टू अफगानिस्तान. तालिबान सरकार, जैसे तालिबान 1.0 बोले तो अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट थी फ्रॉम 1996 टू 2001. ठीक है, इट वॉज इन 2001 दैट यूएस गवर्नमेंट केम इनटू पावर इन यूएस इन अफगानिस्तान. यानी यूएसए इंटरवीन किया और यूएसए ने अफगानिस्तान में अपनी होल्ड स्टैब्लिश की, यहाँ पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश किया. ठीक है, तो अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी थी 2001 से 2021 तक डेमोक्रेसी थी अफगानिस्तान में. और विमेन रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छा था कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में विमेन कैंडिडेट भी इलेक्शन कंटेस्ट की थी. इतना अच्छा वहाँ पर विमेन राइट्स को महत्व दिया जाता था. डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते थे वहां पर. ठीक है, अभी के जैसे ऑटोक्रेटिक रूल नहीं था. नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसीज को मोल्ड करना चाहिए टुवर्ड्स अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट. राइट? तो इंडिया कैन नॉट अफोर्ड आइसोलेशन विथ अफगानिस्तान. वो डिसएंगेजमेंट नहीं कर सकता, उसको अपनी एंगेजमेंट्स वाया टॉक्स, ट्रेड जारी रखनी होगी. क्योंकि अगर इंडिया ये बंद करता है तो ये अपॉर्चुनिटी का फायदा दूसरी कंट्रीज उठा लेंगे, जैसे चाइना. ठीक है, तो चाइना इंडिया को रिप्लेस कर देगी. तो इसलिए इंडिया को चाइना, अब पाकिस्तान जैसी कंट्रीज रिप्लेस कर देंगी. इसलिए जरूरी है कि इंडिया एंगेजमेंट को कंटिन्यू रखे विथ अफगानिस्तान. राइट? और लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो एंटी गवर्नमेंट वहाँ पर हैं, जैसे कि जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स हैं, राइट, जो विमेन राइट्स को प्रमोट करने के लिए वहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए इंडिया को.
इट इज थ्रू टॉक्स, थ्रू डायलॉग्स कि वहां पर कंडीशंस को सुधारने में इंडिया कुछ रोल प्ले कर सकता है, नॉट थ्रू वायलेंस बट थ्रू टॉक्स, थ्रू प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स टू पीपल हु एक्चुअली वांट चेंज और रिफॉर्म इन अफगानिस्तान। उनको वो प्लेटफॉर्म इंडिया को प्रोवाइड करना होगा, ये इंडिया कर सकता है। लेकिन कंप्लीट आइसोलेशन with Afghanistan may not be a proper way forward as suggested by सुहासिनी हैदर, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत ही अच्छी एक्सपर्ट मानी जाती हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इज social protection coverage doubled to 48.8% in 2024. Now, a data released by International Labour Organization reveals that 92 crore people, or 65% of India's population, at least one social protection benefit में covered है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि कोई ना कोई सोशल प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत अबाउट 65% पीपल के रीच में है। ठीक है, जो भी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं, जैसे मनरेगा, ठीक है, मनरेगा उसके अंतर्गत 65% पीपल कवर्ड हैं। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट, दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट और दिस फैक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर कोटिंग इन आंसर्स फॉर मेंस, या फिर हम इसको प्रीलिम्स में भी यूज कर सकते हैं, है ना। मेंस के आंसर्स में भी इन डेटास को कोट करने से रेलेवेंस मिलता है आंसर को, और प्रीलिम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कितने परसेंटेज पॉपुलेशन सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स के अंतर्गत कवर्ड हैं, तो आंसर विल बी 65% पॉपुलेशन। और अगर मेंस के आंसर्स में भी हम इन कोट्स को यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस शोज कि जो सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स है उसका कवरेज भी बढ़ा है, और कहीं ना कहीं ये एक सरकार की अचीवमेंट है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अ बैड ओमेन फॉर पब्लिक ट्रस्ट इन वैक्सीन्स। सो व्हाट इज द आर्टिकल टॉकिंग अबाउट? द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट कि हमारे यहाँ वैक्सीन्स को, ओके, before this we can relate this topic with GS paper 3rd science and GS paper 4th science and technology section. okay, so vaccines को यहाँ इंडिया में अप्रूवल मिलता है CDSCO के द्वारा, right, and this CDSCO stands for Central Drug Standard Control Organization. CDSCO stands for Central Drug Standards Control Organization. ये बॉडी इंडिया में अप्रूव करती है, ये बॉडी इंडिया में वैक्सीन्स को अप्रूवल देती है, लेकिन जो CDSCO मेथोडोलॉजी यूज करती है वैक्सीन्स को अप्रूव करने में, उन मेथोडोलॉजीज पर क्वेश्चन मार्क उठाए गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि CDSCO के पास अगर कोई बॉडी, कोई ऑर्गेनाइजेशन ABC जाती है कि हमारे द्वारा मैन्युफैक्चर्ड जो मेडिसिन हैं उसको आप अप्रूवल दीजिए, तो CDSCO कोई भी मेथोडोलॉजी अपनाती है, फिर वो उस पर इंक्वायरी करती है कि इनके द्वारा जो भी मैन्युफैक्चर्ड मेडिसिन है वो सही है या नहीं है। ठीक है, अपने क्राइटेरिया के द्वारा उसको एसेस करती है एंड देन फिर अप्रूवल देती है, राइट। फिर लास्टली वो अप्रूवल देती है CDSCO, राइट। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि वो क्या मेथोडोलॉजीज यूज करती है, उसको वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाती। ठीक है,
वो डॉक्टर्स को कंसल्ट करती है, CDSCO डॉक्टर के पैनल को कंसल्ट करती है, पर हु आर दीज डॉक्टर्स, व्हाट वेयर देयर रिकमेंडेशंस, इनको कभी भी पब्लिक डोमेन में, पब्लिक स्पेस में नहीं लाया जाता, ठीक है। इस पर ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि जो भी उन्होंने क्राइटेरिया अपनाया, जो भी रिकमेंडेशंस उनको दिया गया, वो क्या था, राइट। वैक्सीन का जब ट्रायल करती है CDSCO तो उस पर क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए, उन वैक्सीन्स को किन पेशेंट्स पर ट्राई किया गया, उन पेशेंट्स का क्या रिएक्शन रहा, वो पेशेंट्स कौन सी बीमारी से जूझ रहे थे, और जो वैक्सीन्स दिया गया उसका उन पर क्या इफेक्ट हुआ या साइड इफेक्ट हुआ, इसको भी पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता, ठीक है। फिर अगर वैक्सीन्स का ट्रायल किया गया और उस दौरान पेशेंट को कुछ ऐसे सीवियर उस पर इफेक्ट्स हुए या वो पेशेंट्स की डेथ हो गई, तो उसका कंपनसेशन देना भी CDSCO को राइट, CDSCO को कंपनसेशन देना चाहिए, पर उस पर कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता, राइट। सो देयर इज अ कंप्लीट ब्लॉक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। दूसरा क्या है कि जो भी ट्रायल रिलेटेड डेटा है, ठीक है, ट्रायल रिलेटेड डेटा है, साइड इफेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इन सब को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता। सो दिस आर्टिकल इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से ओपेकनेस रखा गया है CDSCO के मैकेनिज्म में, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि मेडिसिन इज वेरी क्रूशियल फॉर लाइफ सेविंग, राइट। तो उसके उन इस मैटर्स पर जितनी ट्रांसपेरेंसी हो, क्या होगा, उतना ज़्यादा पब्लिक हेल्थ के लिए, पब्लिक लाइफ के लिए सिक्योरिटी होगा, राइट। तो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की ज़रूरत है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Next one for today is Russia Ukraine have agreed to end military action in Black Sea. So basically क्या है कि 2022 में, now we can relate this topic with GS paper 2, international relations, India and its bilateral relations, right? तो 2022 में 2022 में रशिया एंड यूक्रेन के बीच में ब्लैक सी को लेकर एक अग्रीमेंट हुई थी, जिसके अंतर्गत इस एग्रीमेंट में ये बताया गया था कि कोई भी कमोडिटी, अगर वो फूड कमोडिटी है या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कमोडिटी है, कॉमर्शियल कमोडिटी है, तो कोई भी कमोडिटी अगर ब्लैक सी के थ्रू जा रही है और उसको यूक्रेन बाकी कंट्रीज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो रशिया उन कमोडिटीज पर अटैक नहीं करेगा। 2022 में ये एग्रीमेंट हुई थी, लेकिन 2023 में रशिया इस एग्रीमेंट से बाहर आ गया, ये कहते हुए कि स्विफ्ट के अंतर्गत हमारी बहुत सारी बैंक्स कवर्ड नहीं हैं, ठीक है। एक फर्स्ट उन्होंने कहा कि स्विफ्ट के अंतर्गत हमारी बहुत सारी बैंक्स कवर्ड नहीं हैं, और दूसरा बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं, और दूसरा उसने कहा कि हमारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को G7 कंट्रीज़ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती है, जिसके कारण हम इंटरनेशनली अपने एग्रीकल्चर कमोडिटी को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। यानी G7 कंट्रीज बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती है हमारी एग्रीकल्चर कमोडिटी पर, जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इंटरनेशनली अपने एग्रीकल्चर कमोडिटी को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, राइट। तो अगर ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर लिया जाएगा, इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया जाएगा, तब हम अलाउ करेंगे, तब हम इस अग्रीमेंट को साइन करेंगे, राइट। तब रशिया यूक्रेन अग्रीमेंट, रशिया यूक्रेन ब्लैक सी अग्रीमेंट जो हुआ है 2022 में, रशिया तभी उसको अप्रूव करेगा जब उसकी इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर लिए जाते हैं। नाउ व्हाट इज स्विफ्ट? कभी भी किसी कंट्री को अगर दूसरी कंट्री में पैसा ट्रांसफर करना होता है, यानी कि अगर हमें इंडियन सिटीजन्स को यूएसए में अपना पैसा भेजना होगा, तो दैट इज थ्रू स्विफ्ट, ठीक है। स्विफ्ट के मैकेनिज्म से ही इंटरनेशनली पैसा ट्रांसफर होता है। तो यूएसए के बहुत सारे बैंक्स पर
ये एप्लीकेबल नहीं है, स्विफ्ट एप्लीकेबल नहीं है। और तो ये दोनों जब सॉल्व हो जाएंगे तभी रशिया इस पर अग्री करेगा, राइट। सो फाइनली रशिया एंड यूक्रेन हैव अग्रीड टू एंड द मिलिट्री एक्शन इन ब्लैक सी। तो इस एग्रीमेंट पर फाइनली रशिया अग्री हो गया है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Next one is Supreme Court considers question of timeline for speakers to decide on defections. Now, यहाँ पे जो we can first of all we can relate this topic with GS paper 2 polity of the syllabus, right? इसमें क्या बताया गया है कि speakers 10th शेड्यूल के अंतर्गत ये फाइनल डिसीजन लेते हैं एज टू फाइनल डिसीजन विथ रिस्पेक्ट टू डिफेक्शंस, ठीक है। डिफेक्शंस के ऊपर फाइनल डिसीजन कौन लेता है? स्पीकर लेता है 10th शेड्यूल के अंतर्गत। लेकिन कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है, स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा लेकिन कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है कि इतना दिन के अंतर्गत फैसला लेना है स्पीकर को, ठीक है। ये टाइमलाइन फिक्स्ड नहीं है। नाउ एक केस है कि होलोहान वर्सेस जाची लूहू केस 1992, कि होलोहान केस 1992। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्पीकर का जो डिसीजन है विथ रिस्पेक्ट टू डिफेक्शन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। लेकिन इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन फिक्स नहीं किया कि किस टाइम के अंतर्गत, कितने टाइम के अंतर्गत, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, कितने टाइम के अंतर्गत स्पीकर को फाइनल डिसीजन लेना है, ठीक है। तो स्पीकर का डिसीजन के लिए कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है। अगेन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो टाइमलाइन है वो मैक्सिमम 3 मंथ्स हो सकता है, यानी मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना होगा। अगेन इसको मैंडेटरी नहीं किया गया, इसको कंपलसरी नहीं किया गया, ऐसे बस एक सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेशन दे दिया कि हाँ 3 मंथ के अंतर्गत आप डिसीजन लीजिए, बट दैट वाज अगेन नॉट मेड मैंडेटरी, ठीक है। सो अभी सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडरिंग द क्वेश्चन। अब टाइमलाइन फिक्स करना है सुप्रीम कोर्ट को। सो सुप्रीम कोर्ट विल नाउ टेक अ डिसीजन कि कितने दिन में स्पीकर्स को फाइनल डिसीजन लेना है डिफेक्शंस के ऊपर, राइट। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑपोजिशन कॉल फॉर कोलेजियम सिस्टम रिफॉर्म। सो बेसिकली यहाँ पर जो भी कोलेजियम सिस्टम है जिसके अंतर्गत जजेस का सिलेक्शन होता है, उस पे बात की गई है कि नाउ द गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन इज कॉलिंग टू चेंज द कोलेजियम सिस्टम। और जो एनजेएसी था, जो एनजेएसी सिस्टम था उसको रिप्लेस किया, उसको वापस लाना चाहिए। और इस कोलेजियम सिस्टम चूंकि काफ़ी ओपेक है तो इसको रिप्लेस किया जाना चाहिए। जो पिछला एनजेएसी सिस्टम था जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, उसके द्वारा इसको रिप्लेस किया जाना चाहिए, राइट। So let's move on to the next one. Next one is a row in Lok Sabha over government claim that Tamil Nadu gets more Manrega funds than UP. ठीक है, तो basically we can relate this topic with GS paper 3rd economy section. इसमें ये बताया गया है कि जो मनरेगा के अंतर्गत स्टेट्स में मनरेगा फंड्स जो एलोकेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो फंड पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। वो फंड एलोकेशन पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता, यानी मनरेगा फंड्स एलोकेशन टू स्टेट्स
is not dependent on population of state. ठीक है, वो स्टेट के पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट नहीं है. बेसिकली मनरेगा के अंतर्गत 3 टाइप के फंड्स एलोकेटेड होते हैं. फर्स्ट इज फॉर लेबर, सेकंड इज फॉर मटेरियल एंड थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. अब लेबर पर जो कॉस्ट है वो 100% पूरा कॉस्ट सेंटर बियर करती है, यानी 100% ऑफ द लेबर कॉस्ट इज बॉर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. मटेरियल में सेंटर एंड स्टेट दोनों वो कॉस्ट बियर करती है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उसको बियर करती है स्टेट अलोन. ठीक है, उसको स्टेट अलोन ये एक्सपेंसेस बियर करती है. सो दिस इज अबाउट द न्यूज़. ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं कि किस में सेंटर का कितना एलोकेशन है. तो अगर वो लेबर का सेक्शन है तो लेबर में पूरा 100% सेंटर देती है, मटेरियल में सेंटर और स्टेट देते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होता है वो कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट देती है. राइट. सो दिस इज अबाउट द न्यूज़ फॉर टुडे. हम कल मिलते हैं कल के करंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ. थैंक यू सो मच.